बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का तीसरा लेक्चर। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था प्रेरकत्व पे, तो हम वहीं से आज ये थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके वो लेक्चर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए भाई, तो पहला हेडिंग है आज का स्वप्रेरण। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेरकत्व, तो वहीं से ये आया है स्वप्रेरण। आइए देखते हैं क्या लिखा है स्वप्रेरण में। तो स्वप्रेरण क्या होता है? जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। ध्यान से सुनना, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमा रहे हैं। अब जब कुंडली घूमेगी तो क्या होगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यहाँ वो लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। अब जब भी चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा तब उस पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल लगेगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के फलस्वरूप में एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और इस घटना को कहते हैं स्वप्रेरण। अब देखो ध्यान से सुनना, स्वप्रेरण, स्व का मतलब होता है उसी कुंडली में। अब उसी कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हो, इसीलिए उस कुंडली में ही विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो इस घटना को कहते हैं स्वप्रेरण, खुद का खुद में। ठीक है, अच्छा अब आप चित्र देख लो। इसी पे ये चित्र भेज है, एक कुंडली रखिए, कुंडली को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो रही है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अगला हेडिंग है स्वप्रेरण की। हमने लास्ट हेडिंग पढ़ा था जैसे कि प्रेरकत्व का, तो हमने उसमें पढ़ा था कि चुंबकीय फ्लक्स में जो ये परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन बहने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि किसी कुंडली में होने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब जैसे कि हमने प्रेरकत्व पढ़ा था ना लास्ट हेडिंग, सेम एज इट इज यहाँ पे होने वाला है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ जो कांस्टेंट आया वो आया कैपिटल एल, इसे हम समानुपाती नियतांक भी कहते हैं, अर्थात दूसरे दोनों में से स्वप्रेरकत्व गुणांक भी कहते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में पहले बोल रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर जरूर देखना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये एक के बाद एक सीरीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पिछले लेक्चर के बाद से ही शुरू होगा। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था कि जब भी इस तरीके से फाई समानुपाती आई होता है और समानुपाती का चिन्ह आता है, कांस्टेंट आता है, जिसे हम प्रेरकत्व कहते हैं। यहाँ स्वप्रेरण की बात चल रही है, इसलिए जो प्रेरकत्व आया उसे हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं और इस एल को कहते हैं स्वप्रेरकत्व गुणांक। अब जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने इसका मात्रक भी आपको बताया था कि इसका मात्रक हेनरी होता है या फिर विवर प्रति एम्पेयर होता है, और एक हेनरी का मान एक विवर प्रति एम्पेयर के बराबर भी होता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अगर हमें इस एल का वैल्यू निकालना हो तो ये आई इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि एल बराबर आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन आई के। अच्छा, अगर हम इस आई का वैल्यू 1 एम्पियर मान ले तो ये जो आई है ये 1 हो जाएगा, यानी कि एल किसके इक्वल हो जाएगा? एल हो जाएगा डेल्टा फाई के इक्वल। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई में परिवर्तन के बराबर होता है यदि उस कुंडली में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो। ठीक है, तो ये है भाई हमारा स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। आइए, वो होने वाला है अन्योन्य प्रेरण और अनोन्य प्रेरण गुणांक। तो आइए अब समझते हैं अनोन्य प्रेरण के बारे में। तो देखिए, अनोन्य प्रेरण में जो है दो कुंडलियां हो जाएंगी। तो लिखा हुआ है कि जब परस्पर संपर्क में रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा परिवर्तन किया जाता है, तो देखो भाई जाहिर सी बात है, अब हमने पहले और दूसरे लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ें। जैसे कि देखो, फैराडे का दूसरा प्रयोग क्या था, उसमें देखो उसने दो कुंडली ली थी, पहली कुंडली के धारा में परिवर्तन कर रहा था और उसके कारण दूसरी कुंडली में परिवर्तन हो रहा था। तीसरा एक्सपेरिमेंट भी कुछ ऐसे ही किया था, पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन कर रहा था और दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ पे बस वही लिखा हुआ है, देखो बस कुछ नहीं है। स्वप्रेरण का मतलब है एक ही कुंडली है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हो, यानी क्या कह रहे हो? चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित कर रहे हो। चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित करने का मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित कर रहे हो, और चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन ही क्या करता है? प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है। इसी तरीके से यहाँ अनोन्य प्रेरण में क्या कर रहे हो? दो कुंडलियां ले रहे हो। फैराडे का तीसरा एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या कर रहे हैं? पहली वाली कुंडली के धारा में मान परिवर्तन कर रहे हैं, पहली के धारा के परिवर्तन के कारण दूसरी में एक बल लगेगा जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होगी जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं।
कहते हैं। तो देखो बस वही लिखा हुआ है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इस लेक्चर के शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि पहले दोनों लेक्चर जरूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये समझ लीजिए आप, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का 90% जो हमने कवर अप कर लिया है वो पहले और दूसरे लेक्चर में ही है। अगर आपको पहले दूसरा लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर है तो समझ लीजिए आपको चैप्टर क्लियर है। यानी कि अगर आपको फैराडे का एक्सपेरिमेंट, फैराडे के नियम क्लियर है तो समझ लेना चैप्टर क्लियर है। चैप्टर में से इससे आउट कुछ नहीं आने वाला। देख लेते हैं भाई अनुनाद प्रेरण के बारे में। जब परस्पर संपर्क में रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा परिवर्तन किया जाता है तब होगा क्या, दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस कारण उसमें, या उसमें का मतलब है दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा उसी में यानी कि दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। तब इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखो स्वयं प्रेरण में एक ही कुंडली थी, अन्योन्य प्रेरण में अन्य से याद रख लेना, अन्य का मतलब है दूसरी, यानी कि अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होंगी। अब ध्यान ये रखना है कि पहली कुंडली के धारा में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर उसके बाद लिखा हुआ अगला हेडिंग अन्योन्य प्रेरकत्व। अच्छा चाहो तो आप चित्र भी देख सकते हो, डायग्राम में भी यही दिखाया गया है। देखो पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो अगला हेडिंग समझता है अन्योन्य प्रेरकत्व। देखो भाई कुछ नहीं है, अन्योन्य प्रेरण की घटना में हो क्या रहा है, दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन। ध्यान से सुनना, क्योंकि दूसरी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पहली के धारा में परिवर्तन कर रहा है। यहाँ वही लिखा हुआ है कि अन्योन्य प्रेरण की घटना में दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तित हो रही है। तो जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होगा दूसरी कुंडली में होने वाला फ्लक्स परिवर्तन। अब देखो इस वाले हेडिंग को थोड़ा अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ मैं, इस पर थोड़ा सा जोर देकर के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेरकत्व और स्वयं प्रेरण, दोनों ही घटना में जो फ्लक्स परिवर्तन है हम उसको डायरेक्टली कह रहे हैं कि फ्लक्स परिवर्तन होने वाली धारा की, बहने वाली धारा के समानुपाती है। लेकिन यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन किसी दूसरी कुंडली में हो रहा है और धारा जो हो रही है वो पहली कुंडली के कारण हो रही है। यानी यहाँ पे साफ साफ हम कह सकते हैं कि फ्लक्स दूसरी कुंडली का परिवर्तित हो रहा है, इसलिए डेल्टा फाई 2 यानी कि दूसरी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन। धारा कौन सी बह रही है, पहली के कारण हो रहा है, समानुपाती I1। समानुपाती हटेगा, बराबर के साथ एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ कैपिटल M एक कांस्टेंट है जिसे हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक के नाम से जानते हैं। अच्छा इस M की वैल्यू बात करें तो M बराबर आ जाएगा डेल्टा फाई 2 अपॉन I1। अच्छा मान के चलो ये कंडीशन पलट दी जाए, पलट दी जाएगा मतलब क्या है, यहाँ पे ये कह दे कि संपर्क में रखे दो कुंडली में से एक के धारा परिवर्तन के कारण, मतलब मान लो दूसरी में धारा परिवर्तन कर रहे हो और तो दूसरी की धारा परिवर्तन के कारण पहले का फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। तो जब दूसरी की धारा के कारण पहले का फ्लक्स परिवर्तित होगा डेल्टा फाई 1 बराबर समानुपाती हो जाएगा I2 के, यानी कि यहाँ से डेल्टा फाई 1 बराबर आ जाएगा MI2। ठीक है, कहने का मतलब कुछ नहीं है, बस यही है कि M जो होगा वो फाई 2 और I1, मतलब फाई दूसरी कुंडली का होगा और धारा किसी अन्य कुंडली की होगी, मतलब दोनों अलग अलग चीजें होंगी। स्वयं प्रेरण और प्रेरकत्व में कुंडली में बहने वाली धारा भी हुई थी और उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ कुंडलियां अलग हो गई। तो यहाँ अगर I1 का मान हम 1 एम्पियर कर दें तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई 2 के बराबर। मात्रक वही रहेगा, देखो इसका हेनरी और वेबर प्रति एम्पियर। अच्छा अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अर्थात किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, देखो दूसरी कुंडली में हो रहा है ना फ्लक्स परिवर्तन और दूसरी कुंडली में ही धारा परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी कुंडली का ही होगा यह अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उसी कुंडली में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है यदि उस कुंडली में बहने वाली धारा की मात्रा 1 एम्पियर हो या 1 एम्पियर हो। तो वही लिखा हुआ है, अर्थात किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बराबर होता है यदि अन्य कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं स्वयं प्रेरण गुणांक और प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। तो देखिए हमें बताया स्वयं प्रेरण की घटना से अभी हमने पढ़ा कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो बराबर होता है स्वयं प्रेरण गुणांक इनटू बहने वाली धारा। और विद्युत वाहक बल की परिभाषा से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लेंज के नियम के बाद कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर, और माइनस दिखा रहा है कि वो इस परिवर्तन का विरोध कर रहा है लेंज के नियम के अनुसार। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब देखो समीकरण नंबर 1 से हम इस फाई का मान समीकरण नंबर 1 से फाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे हम समीकरण 2 में मान रखते हैं E बराबर हो जाएगा माइनस के डी
फाई की जगह आ गया कैपिटल एल आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो एल जो है वो एक गुणांक है, यानी कि एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, तो इसका अवकलन या फिर परिवर्तन होगा नहीं। तो ई बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस एल बाहर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इधर एल के मल्टीप्लाई में है, अगर इधर आएगा तो ये आ जाएगा ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर बचेगा माइनस का एल। माइनस तो यहाँ पे सिर्फ दिशा दिखा रहा था कि वो होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो आप इस वाली लाइन से मुझे एक बात बताओ, यदि हम ये कह दें कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का जो मान है वो एक हो जाए, यदि इन केस यदि एक हो जाए, तब जो हमारा ई है वो किसके बराबर आ जाएगा, एल के बराबर आ जाएगा। अब ये जो माइनस है, ये माइनस सिर्फ ये बता रहा था कि लेंज के नियम के अनुसार दिशा बता रहा था, है ना, दिशा परिवर्तन का विरोध कर रही है दिशा, तो हमने दिशा को नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब भाई थोड़े समय के लिए हम दिशा को साइड रख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे व्यंजक की बात कर रहे हैं कि जो ई है वो एल के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं, अर्थात यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन का क्या मतलब है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान एकांक हो, तब कैपिटल एल क्या था, स्वप्रेरण गुणांक, तब स्वप्रेरण गुणांक उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये संबंध आ जाएगा भाई स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल एल और उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल कैपिटल ई में। तो जैसा कि अभी हमने संबंध पढ़ा स्वप्रेरण गुणांक और प्रेरित विद्युत वाहक बल में, आइए अब वैसा ही एक संबंध पढ़ते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक और प्रेरित विद्युत वाहक बल में। देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है अन्योन्य प्रेरण की घटना से φ2 यानी कि दूसरी कुंडली में होने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन बराबर होगा कैपिटल एम यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक इंटू पहली कुंडली में यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, क्योंकि इसी के कारण द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो सेम एज इट इज हमने दूसरी कुंडली के लिए उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख लिया, तो जो वो हो जाएगा कैपिटल E2 बराबर दूसरी कुंडली में होने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन बटे समय। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से फाई का मान समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा E2 बराबर माइनस डेल्टा φ2 की जगह आ जाएगा m इंटू I1 अपॉन आ गया डेल्टा T। सेम एज इट इज, जहाँ पे पहले हमने L लिया था, L भी एक गुणांक था, इसी तरीके से ये भी एक स्थिरांक है, तो यहाँ से भी m जो है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर कैपिटल M बाहर, अंदर बचेगा डेल्टा I1 अपॉन I डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि E2 के अपॉन में आ गया डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, तो बराबर आ गया माइनस के कैपिटल M। अब इस रिलेशन में मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि यदि कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाए कि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T का मान 1 हो जाए, अब बेसिकली हो क्या जाए 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, तब इस स्थिति में ये जो हमारा E2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर हो जाएगा। देखो माइनस मैंने फिर निगलेक्ट कर दिया क्योंकि माइनस क्या है, दिशा दिखा रहा है, तो कुछ क्षण के लिए हम माइनस को हटा देते हैं। तो दूसरी कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्थात यदि देखो ये I1 में चेंज हो रहा है, यदि I1 क्या था, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, तो यदि प्राथमिक कुंडली की धारा में होने वाले परिवर्तन यानी कि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T का मान एकांक हो, तब अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, ये आ जाएगा भैया हमारा संबंध
अन्योन्य प्रेरण गुणांक और प्रेरित विद्युत वाहक बल में। तो आइए अब देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वयं प्रेरण गुणांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारक यही है कि कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या आप जितनी ज़्यादा करोगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो या चाहे स्वयं प्रेरण गुणांक हो, दोनों का मान हमेशा बढ़ेगा। यहाँ वही लिखा हुआ है, कुंडली में फेरों की संख्या अगर आप बढ़ाओगे तो ये अधिक हो जाएगा और घटाओगे तो इनका मान घट जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कुंडलियों के क्षेत्रफलों पर, यानी कि कुंडली का क्षेत्रफल आप जितना ज़्यादा बड़ा रखोगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो या स्वयं प्रेरण गुणांक हो, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कम क्षेत्रफल रखोगे उतना ही इनका मान घटेगा। तीसरा माध्यम पर, अब माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है, देखिए माध्यम अगर इनके अनुकूल, तब इनका अन्योन्य प्रेरण हो चाहे स्वयं प्रेरण हो, दोनों का मान हमेशा बढ़ेगा, और अगर माध्यम इनके प्रतिकूल है तब जो मान है वो घटेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो माध्यम का ही तो खेल है। अगर माध्यम उनको अपने अनुकूल मिल गया तब मान बढ़ेगा, और अगर प्रतिकूल मिल गया तो मान घटेगा। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है स्वयं प्रेरण गुणांक का मान कुंडली की लंबाई पर भी निर्भर करता है, यानी कि स्वयं प्रेरण गुणांक चूंकि वो एक ही कुंडली में हो रहा है, इसलिए वो कुंडली की लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है कि अगर कुंडली की लंबाई अधिक होगी तो स्वयं प्रेरण गुणांक का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये कुछ कारक हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर स्वयं प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक निर्भर करते हैं। देखते हैं नया टॉपिक का नाम है श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व का संयोजन, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेरकत्व का संयोजन। एक बार पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में और उसके बाद पढ़ेंगे समांतर क्रम में। चलिए देखते हैं भाई श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व का संयोजन। तो देखो श्रेणी क्रम के लिए हमने 3 प्रेरकत्व ले लिए, जिनका प्रेरकत्व L1, L2 और L3 है। ठीक है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी लगा दी और धारा का मान देखने के लिए कैलकुलेटर लगा दिया। अच्छा ठीक है, तो देखो भाई इनमें अगर बहने वाली धारा का मान हम मान रहे हैं कि इसमें बहने वाली धारा अगर I एम्पीयर की है, तब प्रथम कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय प्लस से क्या होगा, फाई। पहली कुंडली है तो फाई 1 बराबर L। धारा कैसी बह रही है, धारा बह रही है I, तो पहले का जो प्रेरकत्व है वो हो जाएगा L1। तो पहले के लिए जो बहने वाला चुंबकीय प्लस क्या है, या पहली कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय प्लस क्या है, वो हो जाएगा फाई 1 बराबर L1 I। इसी तरीके से जो दूसरी कुंडली है उससे जो होकर गुजरने वाला चुंबकीय प्लस क्या, फाई 2, इसका मान हो जाएगा L2I। इसी तरीके से जो तीसरी कुंडली है इससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय प्लस फाई 3 है, इसका मान हो जाएगा कैपिटल I3I। अब देखो कुल चुंबकीय फ्लक्स का कितना हो जाएगा भाई, तो मान लेते हैं भाई कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या, फाई, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई 1 का वैल्यू रखो L1I प्लस फाई 2 का L2I और प्लस फाई 3 का L3I। चूंकि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है कैपिटल I L इंटू आई, तो यहाँ से I कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा L1 प्लस L2 प्लस L3, I से I चटक जाएगा, L बराबर आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 के। यहाँ साइड में लिख लेना, सिंस फाई बराबर होता है Li स्वयं प्रेरण की घटना से। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने I सब में I माना है, जबकि L1, L2, L3 माना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब श्रेणी क्रम की बात करेगा तो धारा कहीं पे टूट नहीं रही है। देखो बैटरी से धारा शुरू हुई तो धारा का वही तार पहले L1 में गया, फिर L2 में और फिर L3 में, यानी कि जितनी धारा L1 में जा रही होगी उतनी L2 में जा रही है, उतनी L3 में जा रही है, यानी कि पूरे के पूरे सर्किट में धारा का जो मान है वो सेम है। ठीक, यहाँ पे लिख लेना आप चाहो तो स्वयं प्रेरण से। ठीक है, स्वयं प्रेरण से। तो ये है हमारा व्यंजक, यानी कि अगर हमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना होगा तो हम डायरेक्टली उनको ऐड कर देंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, कितने भी प्रतिरोध हमें दे रखे होंगे हम डायरेक्टली उनको जोड़ देंगे। अब देखते हैं प्रेरकत्व का समांतर क्रम में संयोजन। तो देखिए हमने यहाँ पे बना लिए हैं 3 प्रेरकत्व लिए हैं हमने, L1, L2, L3। बेसिकली हमने 3 प्रेरक कुंडली लिए हैं जिनके प्रेरकत्व है L1, L2 और L3। अब देखो समांतर क्रम में ना A संधि से जा रही है और इस वाले पॉइंट पे धारा ब्रेक होगी। अब जैसे धारा टूटी तो इसमें गई, पहली वाली में जाने वाली धारा हमने I1 मान ली, दूसरी कुंडली में जाने वाली धारा को I2 मान लिया और तीसरी कुंडली में जाने वाली धारा को I3 मान लिया। यहाँ पे बस वही लिखा हुआ है 3 प्रेरकत्व कुंडलियाँ जिनके प्रेरकत्व L1, L2, L3 हैं, जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें बहने वाली धारा I1, I2, I3 है। तब परिपथ में जो कुल धारा होगी वो टोटल धारा जो होगी वो I बराबर होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इसको मैं मान रहा हूँ समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हम समीकरण नंबर 1 का T के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जैसे मैं इसका T के सापेक्ष अवकलन करूंगा मुझे मिलेगा यहाँ से di/dt बराबर di/di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt। और चूंकि मैंने पढ़ा है अभी एक रिलेशन पढ़ा है, हमने अभी आपको एक रिलेशन पढ़ाया था विद्युत
वाहक बल E व स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा था ना, स्वप्रेरण गुणांक में संबंध से हमने अभी अभी एक संबंध पढ़ा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है, E बराबर क्या होता है, L di/dt के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि E/L का मान di/dt के बराबर होता है। हाँ, यहाँ पे माइनस होता है जो कि दिशा दिखा रहा है, तो हम इस माइनस को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, मतलब हम इस माइनस को हटा रहे हैं। तो बेसिकली di/dt का मान क्या होगा, E/L के बराबर होगा। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना। इसका मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से, अब जैसे समीकरण नंबर 2 से ये जो di/dt है इसका मान क्या हो जाएगा, कैपिटल E/L। इसी तरीके से di1/dt का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल E/L1 प्लस इधर से क्या हो जाएगा, E/L2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, E/L3। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ से E/L बराबर, यहाँ तीनों में से E कॉमन नहीं ले सकता हूँ। ऊपर देखो, जैसे ही E कॉमन लूँगा तो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 ब्रैकेट बंद। E से गया E एक बार, यानी फाइनली मुझे मिल गया 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। यानी कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ से एक बात कि अगर हम प्रेरकत्व को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तब उनका संयोजन का जो क्रम है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 के रूप का होता है। यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो प्रेरकत्व का संयोजन है वो श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, कक्षा 10 में हमने पढ़ा था। तो ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप। तो ये था भाई आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। यूनिट नंबर 2 के हमने 3 लेसन कवर अप कर लिए हैं। अब इसके बाद एक और हम नेक्स्ट लेक्चर डाल देंगे जिसमें हमने इस वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा वाला, यानी कि सेकेंड यूनिट का लास्ट है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए क्रैक स्टडी।